HMPV वायरस का पहला मामला भारत में सामने आ चुका है और जैसे ही ये मामला सामने आया है, गोदी मीडिया को और ज्यादा डराने का मौका मिल गया। कल की वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि किस तरीके से गोदी मीडिया चाइना के वायरस के नाम पर भारत के लोगों को डरा रहा है। देखिए, कोई भी वायरस आता है, कोई भी बीमारी आती है, उससे बचना जरूरी है, एहतियात करना भी जरूरी है, लेकिन जिस अंदाज में गोदी मीडिया डराता है भारत के लोगों को, ये बहुत गलत तरीका है। इस वक्त अगर आप देखते होंगे टीवी चैनल पर, तो ज्यादातर इसी वायरस को लेकर हल्ला गुल्ला काट रहा है मीडिया। लेकिन चाइना के वायरस को लेकर अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जानकारी ना तो गोदी मीडिया के पास है और ना ही हमारी सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। सिर्फ अंदाजे में खबरें चलाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें दिखी हैं, हॉस्पिटल फुल हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि यह वायरस बहुत खतरनाक है। मीडिया इसी तरह की बातें करके इस वायरस के नाम पर सुबह से शाम तक लोगों को डरा रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट को ये गोदी मीडिया अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। उन एक्सपर्ट्स का ये कहना है, विशेषज्ञ हैं जो थोड़े से डॉक्टर भी हैं और कुछ इस तरह की चीजों पर काफी रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में ये कोई नया मामला नहीं है, भारत में कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ये वायरस तो भारत में बहुत पहले से है। बच्चों को ये बीमारियां होती भी हैं, सर्दी खांसी जुकाम, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो कुछ बच्चों में इस तरह के वायरस निकल सकते हैं। तो ये मामला कोई भारत में नया नहीं है। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि बेंगलोर के अंदर एक 8 महीने के बच्चे के अंदर ये वायरस पाया गया है, जिसके बाद आपको मालूम ही है कि किस तरह की हेडलाइन बनती होगी। कि भारत में आ गया चीन का जानलेवा वायरस, भारत में आ गया हाहाकार मचाने वाला वायरस, ये है वो है, कोहराम मचा हुआ है। यार, सरकार को सबसे पहले इन पर लगाम लगानी चाहिए। रात भी मैंने यही कहा था, ये कोहराम मचाना, तांडव मचाना, लाशें बिछ गई हैं और लॉकडाउन लगने वाला है, इस तरह की चीजें अगर मीडिया दिखाता है तो सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए मीडिया के ऊपर। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी अभी तक ना तो WHO ने शेयर की है चीन को लेकर, और ना ही चीन की तरफ से कुछ बताया गया है कितना खतरनाक वायरस हमारे देश के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कहीं से कोई वीडियो फोटोज उठाकर उसको दिखा रहा है कि चीन की ये वीडियो हॉस्पिटल फुल है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना के जैसा खतरनाक है। फिलहाल रात मैंने इस पर काफी लंबी वीडियो बनाई थी, ज्यादा इस टॉपिक पर अब बात नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी बीमारी आती है तो एहतियात तो जरूरी है, लेकिन इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। खबर आ रही है कि हमास इजराइल के 34 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो चुका है। बहुत सारे प्रेशर पड़े। 34 बंधक वो जिसमें महिलाएं और कम उम्र के लोग शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, 34 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से अभी यह कहा गया है कि हमास ने हमें अभी लिस्ट नहीं दी है कि हम किन लोगों को छोड़ रहे हैं, नाम हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन शर्त यह रखी है हमास ने कि हम लिस्ट तब देंगे आप लोगों को जब पहले इसकी जांच कर लेंगे कि जिन 34 लोगों को हम छोड़ने वाले हैं वो जिंदा भी हैं या मर गए। हमास के नेताओं का कहना है कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उन हमलों में इजरायली बंधक भी मारे गए हैं, तो पहले हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद लिस्ट देंगे, और तब तक इजराइल गाजा के अंदर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा। अगर इजराइल बात को बढ़ाता है तो शायद ये बंधकों को छोड़ने वाला जो रास्ता हमने निकाला है इसको हम फिर से खत्म कर देंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल लगातार गाजा के ऊपर हमले कर रहा है और रोजाना वहां पर 50 लोगों की मौत हो रही है। देखते हैं कि हमास छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। इजराइल का सामना इस वक्त सिर्फ यमन के लोग कर रहे हैं। यमन की तरफ से लगातार मिसाइल हमले 1-2 दिन के बाद किए जा रहे हैं। ईरान ने यमन को एक मैसेज भेजा है जिसमें कहा गया है कि जाओ और लड़ो, सचमुच हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और लड़ते रहो और हम आपका साथ देते रहेंगे। और ये सच है कि हम आपका साथ दे रहे हैं। इजरायली सेना गाजा के अंदर अभी भी मौजूद है, निकली नहीं है पूरी तरीके से। इजरायली मीडिया ने आज खबर दी है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना एक विस्फोटक की चपेट में आ गई, जिससे 5 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और हालत इतनी खराब है कि उनकी मौत भी हो सकती है। मौत हो सकती है। तो हमास अब बम बिछाकर
इजरायली सेना को टारगेट कर रहा है। ज्यादा गोला बारूद नहीं बचा है, क्योंकि कल इजराइल की तरफ से कहा गया, आईडीएफ की तरफ से, कि नए साल के मौके पर बहुत सारे रॉकेट जो हमारे देश की तरफ आए थे हमास की तरफ से, हमने उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। जहां से रॉकेट आए थे हमने वहां पर हमले किए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन हमलों में 100 लोगों की मौत भी हुई है। आईडीएफ का कहना है कि हमने आतंकियों को खत्म किया और उनके ठिकानों को भी खत्म किया जहां से रॉकेट छोड़े गए थे। द टाइम्स की रिपोर्ट है कि हुतीज साइप्रस के अंदर जो ब्रिटेन का सैन्य अड्डा बना हुआ है वहां पर हमला कर सकते हैं और ब्रिटेन उनको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश सेना के पास वहां पर किसी तरह का जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से हुतीस के हमले को ब्रिटिश नहीं रोक सकते। यमनी अंसारुल्लाह के नेता हजाम अल असद ने हिब्रू भाषा में इजरायली यहूदियों को एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोई भी सोना चाहता है उसे साइप्रस में सोना चाहिए या अपने मूल देश लौट जाना चाहिए। हम गाजा को नहीं छोड़ेंगे और हम इसी तरीके से आपके ऊपर हमले करते रहेंगे और आपको बार बार रात में उठकर शेल्टर हाउस में जाना पड़ेगा। अगर आप सुकून से सोना चाहते हैं तो इजराइल छोड़कर चले जाएं। ईरानी कुद्स फोर्स के नेता की तरफ से कहा गया है कि हम सभी को बता देना चाहते हैं कि ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन जल्द होने वाला है, यानी इजराइल के ऊपर हमला जल्द होने वाला है। पहला हमला जब किया था बहुत सारी ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी थी, ट्रू प्रॉमिस 1 ऑपरेशन था। उसके बाद एक दूसरा हमला किया था ईरान ने, ट्रू प्रॉमिस 2 ऑपरेशन था, और अब ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन ईरान जल्द कर सकता है। इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कुद्स फोर्स के नेताओं की तरफ से। बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया पर लगभग इजराइल का कब्जा हो ही चुका है। इजरायली सेना ने सीरिया में जो 6 मेन पानी के स्रोत थे उन पर अपना नियंत्रण कर लिया है, जो सीरिया की 30% और जॉर्डन की 40% आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर जो मेन पानी के सोर्सेस थे उनको अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे ऐसे पानी के सोर्सेस को कब्जे में किया है जहां पर सीरिया का 30% पानी वहां से इस्तेमाल होता था और जॉर्डन का 40% पानी भी वहीं से इस्तेमाल होता था। उन जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कि सीरिया पहले इतना गुलाम नहीं था बशर अल असद की सरकार में जितना गुलाम वो अब बन जाएगा। सीरिया के लोग उस तरीके की जिंदगी अब शायद नहीं गुजार पाएंगे जिस तरह की वो पहले गुजार रहे थे। हालांकि जुल्म की खबरें आती हैं, लेकिन देखिए फिर कहूंगा, असद ने जुल्म किया लेकिन बहुत सारे सबूत उसके सामने नहीं आए। वो बात गुजर चुकी है, लेकिन अब आने वाले दौर में जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए जुलानी को कुछ कदम उठाने चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए, गाजा के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जुलानी शायद कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।